मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन देख लिया था और हम लोगों ने ये देखा था कि नाइट्रोजन किस तरीके से अपने ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग शो करता है। कुछ 7 या 8 तरीके की हम लोगों ने वहां पर बात की थी। और जी हाँ, आप लोग चौंक गए होंगे कि सर ने एक और नई टी शर्ट खरीद ली है। तो नहीं, ये मेरी पुरानी टी शर्ट है। ग्रेविटी सर्कल की टी शर्ट धुलने गई है। ये फाइनली 4 महीने बाद मैं टी शर्ट धोऊंगा। चलो, हो गया, आ गया मजा, पेट भर गया, पढ़ाई करें। चलो, तो बात करेंगे आज से। हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू कर दिया था और याद हो आपको तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट सीखी थी। आज हम लोग हमारी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। यानी हम लोग आज के वीडियो में ये देखेंगे कि आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन अंकल के साथ कैसी तरीके की बॉन्डिंग करते हैं। हाउ आवर ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन अंकल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वीडियो आपने देखा था? गौर से देखा था वो वीडियो? उसमें मैंने बताया था कि सारे ग्रुप मेंबर, नाइट्रोजन NH3 बनाता है, फास्फोरस PH3 बनाता है, आर्सेनिक हाइड्राइड ASH3 बनाता है, एंटीमनी हाइड्राइड बनाता है और बिस्मथ हाइड्राइड बनाता है। तो यहां पर आप लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दैट ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म्स हाइड्राइड दैट इज EH3। इसका हाइड्राइड क्या कहलाएगा? ग्रुप हाइड्राइड EH3। यहां पर E की जगह आप क्या रख सकते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, कुछ भी रख सकते हैं। फॉर्म हाइड्राइड्स विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाया जा सकता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत? अगर हम इस हाइड्राइड के शेप की बात करें तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इसके शेप की बात करनी होगी। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट शेप। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सब जानते हो कि इस ग्रुप का ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 होता है। NH2 NP3। और क्योंकि हाइड्राइड बनाने के लिए सिर्फ 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो ये इस तरीके से शो करेगा। अच्छा, यहां पर ये सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाने के बाद आपको यहां पर 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। सभी का नाम sp3 होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स भरें तो 2, 3, 4 और 5। आपको यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन भरने। तो अफबाउ के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में आएंगे जिनकी एनर्जी कम हो, लेकिन यहां तो चारों की एनर्जी बराबर है क्योंकि चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो यहां पर हुन्स रूल काम करेगा। हुन्स बोलता है पहले उन सारे ऑर्बिटल्स को बराबरी से भर दो जिनकी एनर्जी बराबर है। फिर जब वो सारे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बराबर है वो पहले हाफ फिल्ड हो जाए, फिर वापस से पीछे जाओ और सबसे पहला ऑर्बिटल उसको फुल्ली फिल्ड कर दो। तो हम पीछे गए और इसको फुल्ली फिल्ड कर दिया, लेकिन यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब हमें और कोई इलेक्ट्रॉन भरना नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई भी आपका ग्रुप मेंबर हो, उसका मैंने नाम यहां पर रख दिया E। अब ये E का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, इसका एक sp3 लोन पेयर कंटेनिंग होगा जो किसी भी तरीके से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और बाकी के sp3 इस तरीके से आप लोगों को ऑर्बिटल्स बनाते हुए दिखेंगे। सभी के अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ये मैंने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब आपके हाइड्रोजन आएंगे s ऑर्बिटल लेकर, जैसे करण अर्जुन आए थे वैसे आपके हाइड्रोजन भी आएंगे। धरती का सीना चीर के आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और इस तरीके से आकर हाइड्रोजन ओवरलैपिंग कर लेगा
इस तरीके की ओवरलैपिंग को बोलेंगे। ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp3। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है? s। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड्स बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन E एंड H, E और H के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा विल बी बिकॉज ऑफ sp3s ओवरलैपिंग, यानी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको बनाता हुआ दिखेगा। गाइस एक बात ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए, इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री नो डाउट टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन जो शेप है, शेप टेट्राहेड्रल नहीं है। शेप आपको कुछ दिख रहा है इस तरीके का, एक लोन पेयर ऊपर है ई के, इस तरीके से एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड ऐसे बने हुए हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आपको शेप दिख रहा है, मतलब ये ट्राइगोनल पिरामिडल जैसा शेप दिख रहा है। तो यहां पर शेप क्या होगा? शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। प्लीज प्यारे बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी, लेकिन शेप में बदलाव आ जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि यार sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, पर शेप टेट्राहेड्रल ना होते हुए ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों बन गया? तो आप बोलेंगे क्यों बन गया? बिकॉज ऑफ लोन पेयर। एक लोन पेयर होने की वजह से शेप में बदलाव आ गया। याद करें VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी क्या बोलती है? लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को इतना जोर से रिपेल करा कि जो शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए था उससे बदलकर शेप क्या हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो प्यारे बच्चों ग्रुप 15 के जो भी हाइड्राइड्स होंगे उन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? पॉइंट नंबर 1 sp3। उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन लोन पेयर आ जाने की वजह से उनका शेप क्या हो जाएगा? उनका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या ये चीज मेरे सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? पक्की बात, क्लियर बात, कोई दिक्कत? अच्छा सर एक बात और बताओ, मैं ही बता देता हूं। जब कभी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, बॉन्ड एंगल 109.28 या 109.5 डिग्रीज होना चाहिए। बॉन्ड एंगल शुड बी 109.5 डिग्रीज, लेकिन इन सभी के बॉन्ड एंगल अलग अलग होते हैं, जो अपन फटाफट डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जरा इतना नोट कर लो, इतना नोट करो प्यारे बच्चों। डन? मिटाएं इसको, आगे बढ़े। चलिए शुरुआत करते हैं, इसको रब करके हम आगे बढ़ते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, जिसको VSEPR थ्योरी में डाउट हो तो अभी मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नया नया पढ़ा है क्लास 11 के बच्चों को। लेकिन एक बात समझना, VSEPR थ्योरी है ना, 2 चीजों पे वर्क करती है। एक ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर लोन पेयर नहीं है, और एक ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास में लोन पेयर है। ठीक है, तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है तो यह पाया जाता है कि उसका शेप हमेशा कैसा हो? शेप हमेशा टेट्राहेड्रल हो और बॉन्ड एंगल हमेशा 109.5 डिग्रीज हो। इसका एग्जाम्पल आपको मीथेन के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन विथ लोन पेयर के अंदर क्या होता है? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, लेकिन शेप टेट्राहेड्रल नहीं होता क्योंकि लोन पेयर आ जाता है। तो अपने इन फैमिलीज के अंदर शेप क्या दिखता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। लेकिन आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि शेप ट्राइगोनल पिरामिडल है तो टेट्राहेड्रल का कोई काम नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम उनकी ज्योमेट्री, हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, ज्योमेट्री, मतलब उनका जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है। लेकिन इस टेट्राहेड्रल के अंदर लोन पेयर आ जाने की वजह से शेप में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है और बॉन्ड एंगल जो होता है
वो लेस देन 109.5 डिग्रीज हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये VSEPR थ्योरी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर, अगर एक मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर हो तो उनका रिपल्शन मैक्सिमम होता है। फिर अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो उनका रिपल्शन होता है, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर के अंदर देखने को मिलता है। तो क्योंकि मीथेन के अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होने की वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा। लेकिन यहां पर एक लोन पेयर आ जाने की वजह से, अपने इन सारे मॉलिक्यूल्स में एक एक लोन पेयर आ जाने की वजह से, ये लोन पेयर अपने बॉन्ड पेयर कौन से, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड पेयर है। तो ये अकेला लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर पर लगाएगा रिपल्शन, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर के मुकाबले। तो ये जो शेप टेट्राहेड्रल, ये जो बॉन्ड एंगल आया, ये मीथेन के अंदर क्यों आया? क्योंकि मीथेन के अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन यहां पर लोन पेयर आ जाने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा और शेप भी टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? पक्की बात? ठीक है, तो बहुत बढ़िया हुआ, हम लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो हम यहां पर फटाफट से लिख लेते हैं कि सबसे पहली बात, इन हाइड्राइड्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, तो आप लिखेंगे sp3। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द शेप, तो आप शेप लिखेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप क्यों आया? बिकॉज ऑफ वन लोन पेयर, सिर्फ एक लोन पेयर है। अगर दो लोन पेयर हो गए तो अपन दो लोन पेयर वाला कंसेप्ट ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ेंगे वाटर के अंदर। तीसरा, ज्योमेट्री क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री तो क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल ही रहेगी। अब सवाल आता है कि बॉन्ड एंगल्स पर क्या असर पड़ेगा। अब सवाल आता है कि इनके बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे इनके बॉन्ड एंगल्स प्यारे बच्चों। तो अब अपन इनके बॉन्ड एंगल्स की एक अप्रोक्सीमेट टेबल बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107.28 डिग्रीज होता है। अमोनिया के बाद PH3 का बॉन्ड एंगल 98.1 डिग्री होता है। आर्सेनिक का बॉन्ड एंगल 92 के अराउंड होता है। एंटीमनी का 91.6 होता है और बिस्मथ का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाता है। क्या देखने को मिला आपको इन बॉन्ड एंगल्स के अंदर? आपको इन बॉन्ड एंगल्स के अंदर क्या देखने को मिला? आप लोगों को इन बॉन्ड एंगल्स के अंदर एक बिल्कुल बेसिक सी बात देखने को मिली, अच्छा 107 कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल्स डिक्रीजेस। अब आपको यहां पर इसका रीजन बताना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाई ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो रहा है। इसका जवाब ऑलरेडी अपने को पता है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका रीजन क्या होगा? तो इसका रीजन होगा अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है। तो आप देखो, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये H, अमोनिया का मॉलिक्यूल बना। तो यहां पर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, नो डाउट ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा। नो डाउट ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज होना था, बट उससे चेंज होकर कितना हो गया? 107.8 डिग्रीज हो गया। ये कम क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस नाइट्रोजन का साइज इतना छोटू मोटू होता है कि ये जो दो बॉन्ड पेयर हैं,
ये जो दो बॉन्ड पेयर हैं और ये जो बॉन्ड पेयर हैं, ये इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनके बीच में भी हाई रिपल्शन लगने लगता है। इनके बीच में भी क्या होने लगता है? रिपल्शन लगने लगता है। मतलब प्रॉब्लम समझ रहे हो? ऊपर से लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को नीचे धकेल रहा है। ये मेरा हेड लोन पेयर है और ये जो दो मेरे हाथ है, ये नाइट्रोजन, ये मेरा लोन पेयर, ये मेरा पहला बॉन्ड, ये मेरा दूसरा बॉन्ड और मेरा ये तीसरा बॉन्ड। तो ये मैं ऐसा हूं, लेकिन अभी लोन पेयर इनको क्या कर रहा है? रिपेल, नीचे जा ड्रर, नीचे जा ड्रर, अब ये नीचे चले गए। अब क्योंकि मेरा साइज इतना छोटा है कि ये जो मेरा बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अब पास आ गए, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अब पास आ गए, तो ये बोलेगा हिट हिट ड्र ड्र हिट हिट ड्र ड्र हिट हिट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लोन पेयर नीचे भेज रहा है इनको और ये वाला बॉन्ड इनको ऊपर भेज रहा है। कमर कैसे मटका रहा हूं, ट्वेंट ट्वेंट ट्वेंट, नोरा फतेही। समझ गए? तो ये नीचे आने की वजह से नीचे बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होने लगा। इस वजह से क्या होगा? ये ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे। सो क्या लिखा? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन, द बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम। और इस वजह से ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे ना, ज्यादा चिपक नहीं पाएंगे। ज्यादा चिपक नहीं पाएंगे तो थोड़ा सा दूर खिसक जाएंगे और दूर खिसकने के बाद इनका जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 107.8। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्की बात, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इसको रब कर सकूं। जगह नहीं है अपने पास में, छोटा बोर्ड है, गरीब लोग हैं अपन। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से इसके जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनमें रिपल्शन बढ़ जाता है और ये पास आने की जगह थोड़े से दूर चले जाते हैं और दूर होने की वजह से बॉन्ड एंगल 107 हो जाता है। अच्छा, 109 क्यों नहीं होता? क्योंकि लोन पेयर भी रिपेल कर रहा है। तो लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से 109 से कम हो गए, लेकिन ज्यादा कम क्यों नहीं हुआ? जरा सा ही कम क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर के बाद ये जो बॉन्ड पेयर है ये आपस में रिपेल कर रहे हैं साइज छोटा होने की वजह से। ठीक है नाउ, अगर अपन बात करें ये BiH3 की, तो बेटा BiH3 क्या? एक बड़ा मॉलिक्यूल है। BiH3 एक बड़ा मॉलिक्यूल है। ये इसका पहला लोन पेयर, ये इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब क्या होगा? लोन पेयर ने इनको रिपेल करा तो ये लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ऐसे की जगह ऐसे हो गए, लेकिन मॉलिक्यूल साइज बड़ा होने की वजह से इनके बीच में जो रिपल्शन होगा देयर इज मिनिमम। So there is a minimum repulsion, between bond pair of bismuth because of its large atomic size। तो आप लोग सब जानते हैं कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इन बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन भी कम होगा, और अगर रिपल्शन कम होगा तो ये बॉन्ड्स एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, पास पास भी रह सकते हैं। पास पास क्यों रह सकते हैं? पास पास क्या जरूरत है रहने की? क्योंकि रिपल्शन ही नहीं है। एटम इतना बड़ा है और वैलेंस शेल अपने आप में ही बहुत बड़ा हो गया, तो ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा? इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा और ये काफी है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो गाइज बॉन्ड एंगल का आप क्या जवाब देंगे? अब अपन इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हाई बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। Therefore, being sp3 hybridized, यानी ये sp3 hybridized होने के बाद भी, being sp3 hybridized, they do not have 109.28 डिग्री या 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल, but less
देन दैट sp3 हाइब्रिडाइज होने के बाद भी बॉन्ड एंगल 109 नहीं होगा, उससे कम होगा। आपको दिख रहा है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ द बॉन्ड एंगल decreases because of increase in atomic size, because of increase in atomic size of atom, the bond pair repulsion, the bond pair repulsion between EH and EH बॉन्ड। ये EH का क्या मतलब है? जैसे एक E नाम का आपके पास में मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम है, अब ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी कुछ भी हो सकता है, और ये H से जुड़ा हुआ है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस EH एंड दिस EH बॉन्ड। हम ये दो EH बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों EH बॉन्ड के बीच का जो रिपल्शन है, रिपल्शन बिटवीन EH एंड EH बॉन्ड gets smaller and smaller, gets smaller and smaller, छोटे से छोटा होता जाएगा इनके बीच का रिपल्शन। एंड देयरफॉर जब रिपल्शन नहीं होगा, सो द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। बिल्कुल सीधी सी बात है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। क्या है बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? इज दैट क्लियर टू यू बडीज? पक्की बात? शेयर शॉट पक्का बहेंगे। हमारे यहाँ आता भंगार बेचने वाला, वैसे चिल्लाता बहेंगे बजवे ऐसा। चलो पागलपंती बहुत हो गई। बच्चे मेरे को फिर कमेंट करते ही इज अ मेंटल बॉय, ही इज अ मेंटल बॉय, बट आई एम नॉट मेंटल। चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सोनल शेट्टी की वजह से तुम्हारा पहला टॉपिक कंप्लीट। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने शेप डिस्कस कर लिया है प्यारे बच्चों के साथ में। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे शेप के बाद। अच्छा, शेप में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हमारे हाइड्राइड्स का हाइब्रिडाइजेशन? sp3। वेरी गुड। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। वेरी गुड। लेकिन लोन पेयर आ जाने की वजह से क्या शेप भी टेट्राहेड्रल होगा? नहीं, शेप बदल जाएगा, शेप बन जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो क्या बॉन्ड एंगल होना चाहिए? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 109.5 होना था, बट लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो गया और हमने देखा डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता गया। इसका क्या रीजन बताया? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इतना ज्यादा रिपेल करेंगे कि बॉन्ड एंगल कम होने की जगह थोड़ा बढ़ गया। लोन पेयर होने की वजह से 109 नहीं रहा, 109.5 से कम होके 107.8 हो गया। लेकिन और कम क्यों नहीं हुआ, और ज्यादा कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे गए एटॉमिक साइज बड़ा होता गया, एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से वैसे ही दूर हो गए, तो इनके बीच में अब कोई रिपल्शन नहीं रहा। तो पूरा रिपल्शन लोन पेयर की वजह से होगा, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करके पूरा नीचे खसका देगा, 90 डिग्री तक ले आएगा। ठीक है, चलिए शेप के बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड थर्ड बॉइलिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि वेंडरवॉल फोर्सेस पर। किस पर डिपेंड करेगा? एक तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसी है, पैकिंग एफिशिएंसी कैसी है, एंड वेंडरवॉल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा, वेंडरवॉल फोर्सेस। और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और वी कैन से बल्क, यानी आपका मॉलिक्यूल कितना बल्की है, बल्की कितना है ये उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा बल्की होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा और फिर उतना ज्यादा वेंडरवॉल फोर्स होगा। ठीक है,
तो यहां पर अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो मैं आपको बिल्कुल ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से ही बता देता हूं। यहां पर इस ग्राफ पर मैं मार्क करूंगा मेल्टिंग पॉइंट। तो गाइस यहां पर आप लोग देखेंगे, कि लगभग सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपके अमोनिया का होगा। अमोनिया के बाद एकदम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा फॉस्फीन यानी PH3 का। इससे थोड़ा सा ज्यादा मास मेल्टिंग पॉइंट आपके आर्सेनिक का होगा, फिर थोड़ा ज्यादा एंटीमनी का होगा, और फिर थोड़ा ज्यादा बिस्मथ हाइड्राइड का होगा। तो यह है आपके मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ। तो यहां पर अगर अपन इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? अमोनिया का। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वाई अमोनिया हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि बेटा अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि अमोनिया कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के साथ में टाइटली पैक होगा, और पैकिंग एफिशिएंसी पर ही मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। तो जब मॉलिक्यूल टाइटली पैक होंगे तो इन्हें मेल्ट करना मुश्किल है, इनका मेल्टिंग पॉइंट अचीव करना मुश्किल है, इसलिए सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। फिर सेकेंड हाईएस्ट किसका होगा? बिस्मथ हाइड्राइड का। क्यों? क्योंकि बिस्मथ हाइड्राइड में मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से और ये मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होने की वजह से इसके अंदर वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अच्छे होंगे। उसके बाद फिर एंटीमनी हाइड्राइड, उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड, और सबसे कम किस में होंगे? PH3 में, क्योंकि ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा, ना इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वेंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे। क्या ये समझ में आ गई? अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। अपन देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखेगा अमोनिया का। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा, उससे कम हो जाएगा PH3 का, फॉस्फीन का, फिर इससे ज्यादा हो जाएगा आपके ASH3 का, फिर इससे ज्यादा हो जाएगा आपके SBH3 का, और सबसे ज्यादा हो जाएगा आपके BiH3 का। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगा? देखो यहां पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? BiH3 का, फिर उससे कम किसका है? SBH3 का, फिर उससे कम किसका है? अमोनिया का, फिर उससे कम किसका है? ASH3 का, और फिर सबसे कम किसका है? PH3 का। इसका क्या रीजन बताओगे? लार्जर साइज। लार्जर साइज मतलब लार्जर मॉलिक्यूलर मास। फिर इसका सेकेंड लार्जेस्ट, अच्छा इसका तो मॉलिक्यूलर मास कम है, लेकिन ये क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। और फिर इसका और इसका सबसे कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनका मास भी कम है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बना पाते। इस वजह से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान से देखें, इसको फटाफट नोट करें, जल्दी से नोट करें। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कुछ देर का टाइम दे रहा हूं। समझ गए? कोई दिक्कत? पक्की बात? क्या रीजन है? समझ गए ना? बॉइलिंग पॉइंट में कौन चीज काम करती है? मॉलिक्यूलर मास। तो BiH3 और SbH3 का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है। फिर आर्सेनिक आना चाहिए, लेकिन आर्सेनिक का मॉलिक्यूलर मास इतना ज्यादा असर नहीं डाल रहा है जितना अमोनिया के द्वारा बनाए जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग का असर पड़ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको बता दूं स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला सबसे ताकतवर फोर्स कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिर आर्सेनिक एंड फॉस्फीन। और यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फोर्स लग रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो साइज छोटा होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? पक्की बात? किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो गाइज यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने ले लिया हो तो फिर अपन यहां से आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप लोगों ने इसको नोट कर लिया? ठीक है, चलिए तो गाइस अब इसको करेंगे रब, और बची हुई 3 प्रॉपर्टी एक साथ डिस्कस करने वाला हूं मैं।
तीन प्रॉपर्टी एक साथ डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि फैक्टर्स आप लोगों को लगभग सारे समझ में आ गए हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी है हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। पांचवा हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर। और छठी प्रॉपर्टी अपन देखेंगे बेसिक नेचर। नाउ गाइस, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर मैं तापमान बढ़ाऊं तो कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और कौन सा मॉलिक्यूल टूट जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और कौन सा मॉलिक्यूल टूट जाएगा। तो गाइस यहां पर आप देखेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती जा रही है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, यानी जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो डाउन द ग्रुप पे डिक्रीज हो रही है। क्या मुझे कोई कारण बता सकता है? देखो बहुत इजी सा कारण है प्यारे बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है स्मॉल साइज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो छोटा एटम हाइड्रोजन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा उसके पास में ये पहला शेल और उसके पास में ये दूसरा शेल, और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा तो न्यूक्लियस बिल्कुल पास में होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी टाइटली पकड़ के रखेगा, टाइट पकड़ के रखेगा, इजीली टूटने नहीं देगा। तो तुम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो ये स्टेबल रहेगा। एंड ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप atomic size increases, electronegativity decreases, effective nuclear charge decreases। इनफैक्ट अपना बिस्मत तो मेटल बन जाता है। मेटल आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो अपने इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट कर रहा है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या बेल आइकॉन पकड़ेगा? समझ गए? वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन हैव स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर it forms a strongest bond, it forms the strongest bond with hydrogen and ongoing down the group, ongoing down the group the atomic radius increases, electronegativity decreases, effective nuclear charge decreases, screening effect increases, hence bond strength decreases, bond strength decrease हो जाएगी। so therefore thermal stability भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लाडलो मेरे गुलगुलो बुलबुलो, समझ में आया कि नहीं? जब बॉन्ड ही कमजोर बनेगा तो टूट जाएगा। अच्छा, तो अपन यहां पर एक स्टेटमेंट और नोट कर सकते हैं, दैट ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, यानी जब आप अमोनिया से बिस्मत की तरफ जाओगे, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड इंथैल्पी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू अ मॉलिक्यूल टू ब्रेक अ बॉन्ड। यानी अगर आप बिस्मत को एनर्जी दोगे ताकि बिस्मत हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है ये अपना बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन से अलग हो जाए, तो कितनी एनर्जी इसे देनी पड़ेगी ताकि ये अपना हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ दे? दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड इंथैल्पी। तो बॉन्ड इंथैल्पी भी क्या होती जाएगी? डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस? जब बॉन्ड ही कमजोर बन रहा है, जब बिस्मत हाइड्रोजन का बॉन्ड ही कमजोर है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? नहीं, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। ये तो बहुत अच्छा था, मुझे समझ में आ गया। समझ गए? कोई दिक्कत? टॉप टू बॉटम बॉन्ड इंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही कमजोर है।
इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी कमजोर है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, ई ओ आ आ आ आ आ ओ आ ई ओ आ ओ और आने ई और आने ई इन्होंने इन्होंने आ में। अब क्या बात करेंगे रिड्यूसिंग पावर की। बेटा रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है जो हाइड्रोजन डोनेट कर दे वो रिड्यूसिंग नेचर का होगा। आई मीन वो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। अगर मैं हाइड्रोजन आपको दे दूं और आप हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लो तो आप कहलाओगे रिड्यूस, आपका हो गया रिडक्शन। तो आपको रिडक्शन किसने करा, आपको हाइड्रोजन किसने दिया, मैंने। तो मैं हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब मेरी रिड्यूसिंग पावर अच्छी है। मैं दूसरों को हाइड्रोजन दे दे के उनकी वाट लगा देता हूं, उनको रिड्यूस कर देता हूं। देखो ये हाइड्रोजन छोड़ेगा नहीं क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन ये छोड़ देगा, कमजोर है। ये और अच्छे से छोड़ेगा, इसकी बहुत कमजोर है। ये तो बहुत ही अच्छे से छोड़ेगा, तो बहुत ही कमजोर है, और ये भी बहुत कमजोर है। तो डाउन द ग्रुप, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, बॉन्ड इंथैल्पी कम हो रही है, मतलब हाइड्रोजन के छूटने की, हाइड्रोजन के रिलीज करने की शक्ति बढ़ रही है। हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा तो सामने वाले का रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप reducing nature increases because atomic radius increases, hence EH बॉन्ड यानी EH यानी कुछ भी हो सकता है, ये फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, hence bond enthalpy, hence bond enthalpy decreases, that is bond strength is weak, that is bond strength gets weaker and weaker, bond strength weak पर weak होता जाता है डाउन द ग्रुप जाते वक्त, hence can easily release the hydrogen and becomes good reducing agents। बोलो हाँ, हाँ हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ। आ गया? इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बेसिक नेचर लिखने की जगह मिल जाए। लो स्क्रीनशॉट इसका। और अब बहुत दिन से मैंने शत्रु की आवाज नहीं निकाली थी, इसलिए आज तुम सबको मैं बोलने वाला हूं सूखे टमाटर के पीले बीज। चलो ठीक है गाइस, ओके, शैल वी मूव? चलिए बहुत बढ़िया। अब बेसिक नेचर की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को पता है बेसिस या बेसिक नेचर क्या होता है? जिसका नेचर बेसिक हो, मतलब जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना ले। क्योंकि यहां पर इन सबके पास में लोन पेयर अवेलेबल है, ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, these hydrides, due to availability of lone pair, due to availability of lone pair, they behave, ऐसा लिखना चाहिए हमें, they behave as a Lewis base। ये कैसे बिहेव करेंगे? लुइस बेस की तरह। क्या होता है लुइस बेस? जो लोन पेयर डोनेट कर दे। वो मॉलिक्यूल्स जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर दे उसे बोला जाता है लुइस बेस। बोलो हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो गाइस, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो, मैं बोलता हूं बेसिक नेचर डिक्रीजेस, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। इनफैक्ट इन लोगों को तो बेसिक बोला भी नहीं जाता, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज बेसिक, नॉट कंसिडर्ड एज बेसिक सब्सटेंसेस। कारण मैं आपको बताता हूं, नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से
ये अपने लोन पेयर को शेयर भी करेगा और सामने वाला जिसको शेयर कर रहा है उसके साथ में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी रहेगा। लेकिन बिस्मथ का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है। लोन पेयर डोनेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर देता है। तो इसकी बेसिसिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर ये लोन पेयर शेयर करने की ताकत खो देते हैं। लुईस बेस का मतलब जो अपना लोन पेयर शेयर करे, लेकिन इनका तो एटॉमिक साइज इतना बड़ा और इतना डिफ्यूज हो जाता है कि इनके लोन पेयर प्रॉपरली शेयर ही नहीं हो पाते। समझ में आ गई बात आप लोगों को? इसलिए इनकी बेसिसिटी कमजोर हो जाती है। तो व्हाट इज द रीजन? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस the lone pair is distributed over a large volume and hence decreases the basicity। जब मॉलिक्यूल इतना बड़ा हो जाएगा तो लोन पेयर ज्यादा बड़े वॉल्यूम में डिफ्यूज होगा, तो किसी और को डोनेट कैसे होगा? इससे ज्यादा अच्छा तो वो इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर दे, शेयरिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि बेसिक नेचर क्यों कम हो जाता है, तो आप बोलेंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बड़े वॉल्यूम पर हो जाता है। लोन पेयर ज्यादा बड़े वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब लोन पेयर अपने एटम में ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, अपने एटम में ठीक से नहीं रह पा रहा है, उसको क्या किसी को डोनेट करोगे? उसको क्या किसी को डोनेशन दिलवाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। उसका खुद का घर में रहना मुश्किल है, उसके खुद के घर में अंदर से उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, तो वो बोलेगा कि मैं किसी के साथ शेयर होने की बजाय मैं तेरे को छोड़ के ही चला जाता हूं, मैं बाहर ही निकल जाता हूं। तो ये अगर डोनेट हो गया तो फिर तो ये मेटल बन गया, और मेटल का बेसिक नेचर नहीं होता। तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ना कि शेयर। तो गाइस ये होता है इसके बेसिक नेचर का फंडा। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्की बात? और क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो BiH3 की बॉन्ड इंथैल्पी कम है, दे आर हाइड्रोजन डोनर। और बेटा जो हाइड्रोजन डोनर होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज एसिडिक सब्सटेंसेस, नॉट बेसिक। जो हाइड्रोजन छोड़े वो एसिडिक सब्सटेंस कहलाते हैं, बेसिक नहीं। ये भी एक रीजन है कि इनकी बेसिसिटी कम हो जाती है और इनको बेसिक नहीं कंसीडर किया था क्योंकि ये हाइड्रोजन छोड़ते हैं, और जो हाइड्रोजन या H+ छोड़े वो तो एसिड होते हैं, इसलिए इनकी बेसिक नेचर कम हो जाती है। तो गाइस देखो, आज अपन ने हाइड्राइड कंप्लीट करे, हाइड्रोजन कंप्लीट करे। अब ऑक्सीजन, हेलाइड्स वगैरह में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तुमको कंसेप्ट पता चल गया है कि रिड्यूसिंग पावर, बेसिक नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्या फंडा, क्या प्रिंसिपल काम करता है। तो बस अब बाकी की जो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्टिविटी है, हेलाइड्स के साथ जो रिएक्टिविटी है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। अब मुझे भूख लग रही है, अब मैं इस वीडियो को खत्म करने वाला हूँ, अब मैं जाके खाना खाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। तेरी सायोनारा, इसको नोट कर लेना। हो जाओ फिर 9 2 11।